हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, हमारा आज का सेशन हमारे चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का ही आखिरी कॉन्सेप्ट एड ऑन सेशन है, जहां पर हम रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर को डिस्कस करके चैप्टर को करेंगे फिनिश। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, लेट्स बिगिन विद अवर टुडेज सेशन विद अवर वेरी फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज गोइंग टू बी डबल सर्कुलेशन। सो डबल सर्कुलेशन क्या होता है बच्चों? नाम ही बता रहा है, यहाँ पर आपको हार्ट के थ्रू ब्लड का फ्लो ट्वाइस देखने को मिलता है टू कंप्लीट वन सर्कुलेशन। इसीलिए इस टाइप के सर्कुलेशन को हम बुलाते हैं डबल सर्कुलेशन। सो डबल सर्कुलेशन में ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट टू कंप्लीट वन सर्कुलेशन। अब भाई डबल सर्कुलेशन है तो भाई दो ब्रांचेस में इसकी सर्कुलेशन को डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर आपके डबल सर्कुलेशन के दो कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड द पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड द अदर वन इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। नाम बता रहा है, पल्मोनरी वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू द लंग्स। इसका मतलब यहाँ पर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड आपको देखने को मिलेगा बिटवीन द हार्ट एंड द लंग्स। तो हार्ट और लंग्स के बीच में जो आपको सर्कुलेशन ऑफ ब्लड देखने को मिलेगा ना, दैट इज pulmonary circulation, and this is maintained by your right side of the heart. So this is maintained by right side of heart, और इसीलिए जो राइट साइड ऑफ द हार्ट होता है उसे हम पल्मोनरी हार्ट बुलाते हैं, राइट। तो जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है वो सिंस मेंटेन कर रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन, वी कॉल इट पल्मोनरी हार्ट। वाइल जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है, इसमें आपको सर्कुलेशन ऑफ ब्लड देखने को मिलता है बिटवीन द हार्ट एंड द वेरियस अदर बॉडी पार्ट्स। तो यहाँ पर बॉडी पार्ट्स और हार्ट के बीच में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड देखने को मिलता है, एंड दिस सर्कुलेशन इज मेंटेन्ड बाय द लेफ्ट साइड ऑफ आवर हार्ट। सो अगर ये लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से मेंटेन हो रहा है, इसीलिए जो हार्ट का लेफ्ट साइड होता है उसे हम सिस्टेमिक हार्ट बुलाते हैं। सो रिमेंबर दिस थिंग। अब देखो बच्चों, कैसे ये दोनों सर्कुलेशन वर्क करते हैं, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसे होता है, मतलब हार्ट और लंग्स के बीच में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कैसे देखने को मिलेगा। सो जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है ना बच्चों, वो आपके राइट साइड मेंटेन करता था, याद है। तो राइट में आपको जो राइट वेंट्रिकल देखने को मिल रहा है, राइट वेंट्रिकल में प्रेजेंट है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जैसे ही ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये अपना जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको इजेक्ट कर देगा इनटू दिस मेजर आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेके जाएगी। एंड विच इज दिस पर्टिकुलर आर्टरी? वी कॉल इट पल्मोनरी आर्टरी, राइट। तो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लेकर जाएगी इनटू द लंग्स, और लंग्स में यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होगा। तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी जाएगी इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलाई जो है वो डिफ्यूज इन हो जाएगी इनटू द ब्लड। तो अब जो ब्लड आएगा फ्रॉम द लंग्स विल बी ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी कि इट विल बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे एंटर करेगा थ्रू विच वेन? इट इज गोइंग टू बी थ्रू पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके लंग से लेकर आ रही है, और उसको लीव कहां करेगी, उसको पोर कहां करेगी? इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ओके, तो ये जो सर्कुलेशन आपको देखने को मिला बिटवीन द हार्ट एंड द लंग्स वुड बी द पल्मोनरी सर्कुलेशन। स्टार्ट होता है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, एंड हो रहा है इनटू द लेफ्ट एट्रियम, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है, एंड दिस पर्टिकुलर सर्कुलेशन वुड बी contributing the pulmonary circulation। आइए अब हम देखते हैं अबाउट द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जहां पर ब्लड का फ्लो आपको हार्ट और बॉडी के पार्ट्स में देखने को मिलता है। फाइन, ओके। नाउ यू नो, आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में पोर हो चुका है फ्रॉम द पल्मोनरी वेन। फाइन, अब ये जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम एंटर करेगा इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन कहां से स्टार्ट होता था? फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, इजंट इट। तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो वो इजेक्ट आउट हो जाएगा इनटू दिस मेजर आर्टरी, और इस मेजर आर्टरी को हम बुलाते हैं एओर्टा।
ठीक है। अब एओर्टा के थ्रू ये जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आपको वेरियस बॉडी पार्ट्स में सप्लाई होता हुआ नजर आएगा। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द वेरियस डिविजन्स ऑफ द एओर्टा और द वेरियस आर्टरीज जो कि फॉर्म होती हैं बाय द ब्रांचिंग ऑफ द एओर्टा सप्लाई की जाएंगी टू द बॉडी पार्ट्स, जहां पर अगेन टिश्यू के लेवल पे आपको अगेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिलेगा। इस साइड से ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज होकर बाहर आ जाएगी इनटू द टिश्यू, और जो रेस्पायरिंग टिश्यू है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक तरह से पोर कर देंगे इनटू द ब्लड। अब नाउ दिस ब्लड विल बी रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड पुअर इन ऑक्सीजन। इट मींस यहां पर जो आपको ब्लड देखने को मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी डीऑक्सीजनेटेड। दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी मेजर वेन्स जिन्हें बुलाते हैं वेना केवे, ओके, तो वेना केवे के थ्रू ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके राइट साइड ऑफ द हार्ट में राइट एट्रियम में पोर कर दिया जाता है, एंड यहां पर आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन कंप्लीट होती है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन कहां से स्टार्ट हुई थी? फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एंड करी है इनटू द राइट एट्रियम। सो ये वाला सर्कुलेशन आपको देखने को मिलेगा बिटवीन द हार्ट एंड द बॉडी पार्ट्स, एंड दिस इज व्हाई वी कॉल इट द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो रिमेंबर, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज पार्टिसिपेटिंग इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड वी कॉल इट सिस्टमिक हार्ट, एंड जो राइट साइड होता है आपके हार्ट का दैट इज पार्टिसिपेटिंग इन दी पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड वी कॉल इट द पल्मोनरी हार्ट। आई होप इतनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी डबल सर्कुलेशन इज वेरी क्लियर। तो बच्चों, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन जिसमें कि हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसकी बहुत सारी सब डिविजन्स होती हैं, क्योंकि अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड का जो सप्लाई है वो डिफरेंट सर्कुलेशन के थ्रू होता है। बट आउट ऑफ द सेवरल सब डिविजन्स हम दो सब डिविजन्स ऑफ द सिस्टमिक सर्कुलेशन को डिस्कस करेंगे, विच इज गोइंग टू बी द हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन एंड द अदर इज कॉल्ड द कोरोनरी सर्कुलेशन, जो कि कार्डियक सर्कुलेशन भी कहलाता है। तो आइए इन दोनों ही टाइप के सर्कुलेशन को हम स्टडी करते हैं इन डिटेल वन बाय वन। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं विद द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो भाई हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के टाइटल में जो पहला ही वर्ड है दैट इज हेपेटिक, और ये हेपेटिक वर्ड हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इंडिकेट्स दैट यहाँ पर लीवर का इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज यू नो वेरी वेल जब भी वर्ड हेपेटिक आता है इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द लीवर, इजंट इट? ओके, अब देखते हैं भाई कि क्या होता है ये पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम को समझते हैं। देखें, आपको पता है बच्चों, अगर किसी भी ऑर्गन से हमें ब्लड को सप्लाई करना है टू द हार्ट, तो भाई ये तो इजीली पॉसिबल है ना। ऑर्गन से आपको पता है जो ब्लड वेसल्स है, फॉर एग्जांपल मोस्टली वेन्स ही होती हैं जो कि ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करती हैं और हार्ट में पोर करती हैं। तो ये कंडीशन तो आपको नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गन्स में देखने को मिलती ही है, इजंट इट? बट व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गन्स जो कि पोर्टल सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, उनके केस में वो ऑर्गन से आने वाला ब्लड डायरेक्टली हार्ट में पोर नहीं किया जाता। इंस्टेड वो ब्लड एक सेकेंडरी ऑर्गन में डाइवर्ट कर दिया जाता है, और ये जो दूसरा ऑर्गन इन्वॉल्व है ना, ये पहले तो ब्लड को मॉनिटर करेगा और उसके बाद ही जब उसमें सारी चीज़ें सही होंगी ना तभी उसको आगे जाने देगा टू बी पोर्ड इनटू द हार्ट। ठीक है, तो सिंस हम यहाँ पर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पढ़ रहे हैं बच्चों, आपको यहाँ पर समझना है कि इनिशियली जो ऑर्गन है यहाँ पर जो इन्वॉल्व है दैट इज गोइंग टू बी इंटेस्टाइन। दैट मीन्स इंटेस्टाइन से आने वाला ब्लड डायरेक्टली हार्ट में पोर करने नहीं दिया जाता है, रादर उसको सबसे पहले डाइवर्ट किया जाता है टू अनदर ऑर्गन विच इज लीवर। तो लीवर पहले उस ब्लड को मॉनिटर करेगी जो कि इंटेस्टाइन से आ रहा है, एंड फर्दर उसको कंप्लीटली मॉनिटर करने के बाद ही उसको हार्ट में पोर करने देती है। सो दिस इज व्हाट हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज इन अ नटशेल। आपको समझ में आ गया होगा, राइट? अब हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम को समझें उससे पहले एक टर्म और देख लीजिए, दैट इज कॉल्ड पोर्टल वेन। पोर्टल वेन क्या है बच्चों? एक ऐसी वेन जो कि बिगिन भी करती है कैपिलरीज में और एंड भी करती है कैपिलरीज में। देखो, नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, जब भी कभी एक वेन का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? कैपिलरी का जो नेटवर्क है इस तरीके से आप देखोगे वो ऐसे ज्वाइन करता है और वो फॉर्म करता है एक वेन को, राइट? तो यहाँ पर एक वेन आपको फॉर्म करती हुई नजर आएगी। बट एक ऐसी वेन जो कि स्टार्ट तो करी थी कैपिलरी में और एंड भी कैपिलरी में ही कर रही है, देखो इस तरीके से, तो ऐसी वेन कहलाती है पोर्टल वेन। सो दिस इज अ पोर्टल वेन। ठीक है, अब हम बात करें अगर हेपेटिक पोर्टल वेन की, तो देखो यहां पर हम क्लियरली समझेंगे। हेपेटिक पोर्टल वेन, अगर मैं वर्ड लगा देता हूं, हेपेटिक वर्ड भी ऐड कर देते हैं, चलो, तो इसका मतलब क्या है? ये जो पर्टिकुलर वेन होगी ये ओरिजिनेट करेगी इंटेस्टाइन में।
ठीक है। तो इंटेस्टाइन से ही तो ब्लड को हमें मॉनिटर करना है ना, पहले तो हम उसको लीवर में लेकर जाएंगे। तो इंटेस्टाइन में आपको पता है जो विलाय होते हैं वहां पर आपको कैपिलरी का नेटवर्क देखने को मिलता है। तो कैपिलरी नेटवर्क जो है वो फर्दर रीजॉइन करेगा टू फॉर्म अ वेन विच इज कॉल्ड द हेपेटिक पोर्टल वेन। और ये हेपेटिक पोर्टल वेन जैसे ही लीवर में जाएगी, ये लीवर में जाके फर्दर ऐसे ही ब्रांच आउट कर जाएगी इनटू अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज अगेन। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर दोनों ही एंड पे आपको कैपिलरी नेटवर्क देखने को मिल रहा है, इजंट इट। तो यहाँ पर भी आपको यही कंडीशन देखने को मिल रही है। तो देखो यहाँ पर ये जो सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं ना, दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेल्स ऑफ योर इंटेस्टाइन। ओके, लेट अस इमेजिन ये आपके एंटेरोसाइट्स हैं, ठीक है। सो एंटेरोसाइट्स ऑब्वियसली ब्लड में वेरियस न्यूट्रिएंट्स और सब्सटेंसेस को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और फर्दर अब जो ब्लड है आपको पता है सिंस वो न्यूट्रिएंट लेडन है, वो कैपिलरी नेटवर्क पे ज्वाइन करेगा। एंड नाउ दिस कैपिलरी का जो नेटवर्क है ये ज्वाइन करके फॉर्म करेगा एक वेन, जो कि फर्दर लीवर में जाके अगेन ब्रांच आउट कर जाती है इनटू अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। इसीलिए इस वेन को हम पोर्टल वेन बुलाते हैं। अब सिंस ये पोर्टल वेन जो है अगेन इसकी सेकेंड ब्रांचिंग कहाँ हो रही है, लीवर में, इसीलिए इस वेन को हम हेपेटिक पोर्टल वेन बुलाएंगे, ठीक है। तो हेपेटिक पोर्टल वेन ने क्या किया, कैपिलरी ऑफ नेटवर्क से एट द इंटेस्टाइन ब्लड को लेकर आई और उसके बाद अगेन कैपिलरीज में ही ब्रांच आउट कर गई इनटू द लीवर। नाउ लीवर में ये जो ब्रांचिंग आपको देखने को मिली ना इनटू दीज वेरियस कैपिलरीज, अब यहाँ पर ये जो कैपिलरी का नेटवर्क है वो ब्लड को यहाँ से वेरियस जो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स वो लेकर आया है उसको यहाँ पर लीवर में डिपॉजिट करने में हेल्प करेगा। तो लीवर जो है वो बेसिकली कैपिलरी में आ रहे ब्लड को पहले मॉनिटर करेगा एंड देन एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स या एक्सेस ऑफ जो भी आपका हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको डिटॉक्सिफाई करके रिमूव करके जो फाइनल ब्लड है उसको अगेन अब अपने लीवर के थ्रू जाने देगा। तो क्या करने वाला है, देखो दूसरे एंड पे आपको अगेन यहाँ पर ये जो कैपिलरी नेटवर्क है वो ज्वाइन करता हुआ नजर आएगा टू फॉर्म अनदर वेन एंड दिस वेन इज नाउ गोइंग टू डायरेक्टली पोर इट्स ब्लड इनटू द इंफीरियर वेना केवा। इसका मतलब देखो ये वाली जो वेन है वो लीवर से ब्लड तो लेकर आई बट अगेन वो जाके किसी कैपिलरी में ब्रेक नहीं करी, वो डायरेक्टली एक मेजर वेन में ओपन हो रही है। इस वेन को हम हेपेटिक वेन बुलाएंगे। ओके तो हेपेटिक वेन क्या कर रही है, कैपिलरी नेटवर्क से तो स्टार्ट तो हो रही है बट एंड कैपिलरी नेटवर्क में नहीं हो रही है, इसीलिए इसके आगे हम पोर्टल वर्ड नहीं लगाएंगे। डायरेक्टली ये अपना ब्लड जो है वो एक मेजर वेन इंफीरियर वेना केवा में पोर कर रही है जो कि ब्लड को फाइनली लेकर जाएगी इनटू द राइट एट्रियम। फाइन, तो देखो अगर हम इसको जस्ट में समझें तो मैंने आपको बताया इंटेस्टाइन से आने वाला जो ब्लड है कैपिलरी नेटवर्क के थ्रू एंटर करेगा हेपेटिक पोर्टल वेन में जो कि फर्दर ब्रांच करेगी लीवर में टू कैपिलरीज। नाउ लीवर में एक्सेस सब्सटेंसेस का डिपोजिशन हो जाएगा एंड अगेन दूसरे एंड पे यही कैपिलरी नेटवर्क जो है वो ज्वाइन करेगा टू फॉर्म अनदर वेन एंड दिस वेन वुड बी कॉल्ड हेपेटिक वेन जो कि डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा में ओपन होगी। तो आई होप ये सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो हेपेटिक पोर्टल वेन की अगर बात की जाए तो हेपेटिक पोर्टल वेन क्या कर रही है, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को या न्यूट्रिएंट लेडन ब्लड को कैरी कर रही है टू द लीवर फ्रॉम दी इंटेस्टाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये लीवर में क्यों लेकर जा रही है, बिकॉज लीवर जो है वो मॉनिटर करेगा ब्लड को बिफोर पासिंग इट इनटू जनरल बॉडी सर्कुलेशन। तो जनरली वो ब्लड बॉडी में सर्कुलेट हो उससे पहले लीवर उसको मॉनिटर करेगा। तो भाई क्या क्या होने वाला है लीवर के लेवल पे, लेट अस ट्राई टू सी दैट। तो लीवर में देखिए सबसे पहले तो जो एक्सेस ग्लूकोज है वो यहाँ पर रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। तो जो आपको कैपिलरी नेटवर्क फॉर्म होता हुआ नजर आता है इनटू द लीवर इटसेल्फ ना, वहाँ से एक्सेस ग्लूकोज जो है वो ब्लड से बाहर आ जाएगा और उसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा और स्टोर कर लिया जाएगा एज ग्लाइकोजन, जो कि आप जानते हो एनिमल्स के केस में रिजर्व फूड मटेरियल है, इजंट इट। तो उसका फॉर्मेशन और उसका स्टोरेज दोनों ही आपको लीवर में देखने को मिलता है, इजंट इट। फाइन, और जितना भी एक्सेस अमाइनो एसिड्स आपके ब्लड में अब्जॉर्ब होकर आया था वो यहाँ पर डीएमिनेट कर दिया जाएगा। दैट मीन्स उससे अमाइनो ग्रुप का रिमूवल कर दिया जाएगा, राइट। तो यहाँ पर एक्सेस अमाइनो एसिड्स का डीएमिनेशन होता है लीवर में ही। देन जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस आपके ब्लड में अब्जॉर्ब हो गए थे फ्रॉम दी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उनको डिटॉक्सिफाई किया जाता है, मतलब अगर वो टॉक्सिक हैं तो उनका टॉक्सिक नेचर रिमूव किया जाता है, दैट मीन्स उनको डिटॉक्सिफाई किया जाता है। देन अगर कोई बैक्टीरिया भी आपके ब्लड में अब्जॉर्ब हो गए थे फ्रॉम दी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है इन द लीवर। बिकॉज याद है आप सभी को मैंने आपको डाइजेस्टिव
सिस्टम वाले चैप्टर में या डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन चैप्टर में पढ़ाया था हेपेटिक लोब्यूल का स्ट्रक्चर, तो वहाँ पर हमने देखा था जो पेरीसाइनोसॉइडल स्पेस थी ना, वहाँ पर आपको कुछ कफर सेल्स देखने को मिलते थे, कुछ स्पेशल सेल्स जो कि अमीबॉइड इन नेचर होते थे, एंड वो फेगोसाइटोसिस परफॉर्म कर सकते थे। दैट मीन्स वो आपके ब्लड में आ रहे जो जर्म्स हैं या पैथोजेंस हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया ही हैं, उनको एनगल्फ कर लेते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो लीवर में ही यहाँ पर उन पर्टिकुलर जर्म्स का आपको डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, राइट। एंड जितने भी एक्सेस वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हैं वो सभी के सभी आपके लीवर में ही स्टोर हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका जो लीवर है वो ब्लड को पहले मॉनिटर करेगा अच्छे से, एंड देन ओनली इट विल अलाउ इट टू बी पोर्ड इनटू द राइट साइड ऑफ द हार्ट। सो आई होप हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, नाउ वील बी बिगिनिंग विद द सेकंड सब डिविजन ऑफ द सिस्टमिक सर्कुलेशन कॉल्ड कोरोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो कोरोनरी सर्कुलेशन क्या है बच्चों? ये एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स है बच्चों, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, और ये हमारे कार्डियक मसल्स को ब्लड सप्लाई करता है। ओके, इसको हम कैसे समझेंगे? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जो आपकी कोरोनरी आर्टरीज हैं, इफ यू रिमेंबर, आपको पता है ये दोनों की दोनों अराइज करती हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द एओर्टा। तो लेट्स इमेजिन ये आपकी एओर्टा जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, तो एओर्टा के जस्ट बेस पे आपको ना दो आर्टरीज निकलती हुई नजर आ रही हैं। तो एक आर्टरी जो है वो इस साइड की तरफ निकल रही है, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, और ये जो लेफ्ट साइड से निकलने वाली आर्टरी है ये आपके लेफ्ट साइड की जो मसल्स हैं या कार्डियक मसल्स हैं उनको ब्लड सप्लाई करेगी। दैट मीन्स ये वाली जो आर्टरी है दिस इज सप्लाइंग द ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द मायोकार्डियम ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो इसका मतलब ये वाली जो आर्टरी कहलाएगी दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, ओके। रिमेंबर, कोरोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज हैं जो कि आपके हार्ट मसल्स यानी कि मायोकार्डियम को ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं या ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं। ओके ओके, भाई अगर हम बात करें ये वाली ब्रांच की, तो देखिए यहां पर से निकलने वाली जो आर्टरी है वो आपके राइट साइड ऑफ द हार्ट को क्या कर रही है? ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई कर रही है। इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी द राइट कोरोनरी आर्टरी। सो ये दोनों मेन आर्टरीज जो हैं वो अराइज कर रही हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द एओर्टा, और वो आपके हार्ट के मस्कुलेचर को ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई कर रही हैं, इजंट इट? अब भाई आपको पता है जो मायोकार्डियम है वो कार्डियक मसल से फॉर्म्ड है, और कार्डियक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कंटिन्यूसली हो रहा है ना, तभी तो आपका हार्ट पंप कर रहा है। और इस कार्डियक मसल के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए यू डेफिनेटली नीड ऑक्सीजन, है ना, क्योंकि कार्डियक मसल्स जो हैं वो प्योरली एरोबिक मसल्स हैं। फाइन, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई हैज टू बी देयर। ओके, तो ऐसे में देखो कैसे ये सर्कुलेशन होगा। तो आपको पता है एओर्टा के बेस से अराइज की हैं दो आर्टरीज, वन इज योर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी and the other is your right coronary artery। दोनों की दोनों जो आर्टरीज हैं बच्चों, ये आपके हार्ट के मायोकार्डियम को, यानी कि आपके हार्ट के कार्डियक मसल्स को ब्लड सप्लाई करेंगी। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट, ऑक्सीजन रिच ब्लड। अब मायोकार्डियम ने ऑक्सीजन को फ्रॉम दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंज्यूम कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर ली आफ्टर रेस्पिरेशन, इजंट इट? तो नाउ द ब्लड विल बी डीऑक्सीजनेटेड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाके एक स्पेशल वेसल में ओपन होता है विच इज द कोरोनरी साइनस, जो कि आपके राइट एट्रियम में जाके ओपन होती है। सो अनदर जो ब्लड वेसल है विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज द कोरोनरी साइनस। तो ये एक ग्रेट वेसल है जो कि आपके राइट एट्रियम में ओपन होगी बच्चों, जो कि क्या कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि मायोकार्डियम से आ रहा है, ओके, फ्रॉम द कार्डियक मसल्स, उसको कैरी करके राइट एट्रियम में पोर कर देगी, और राइट एट्रियम से ये ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ऑब्वियसली आपके लंग्स में, और लंग्स से वापस ऑक्सीजनेशन के बाद आएगा इनटू द लेफ्ट एट्रियम। तो इसका मतलब आगे ये जो ब्लड है वो आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन में सेंड किया जाएगा। ठीक है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन जैसा कि हम पढ़ ही चुके हैं, डबल सर्कुलेशन का ये पार्ट है जिसमें कि फ्लो ऑफ ब्लड या सर्कुलेशन ऑफ ब्लड आपको देखने को मिलता है बिटवीन द हार्ट एंड द लंग्स। एंड फाइनली जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में आएगा, और उसके बाद वो एओर्टा के थ्रू अगेन आपके कोरोनरी आर्टरीज में सप्लाई करेगा, जो कि अगेन ब्लड को कैरी करके ले जाएंगी टू द मायोकार्डियम। सो रिमेंबर,
यहां पर जितना भी हमने पोर्शन देखा फ्रॉम हियर टू दी पोर्शन ओवर हियर मायोकार्डियम तक, यहां पर जितना भी ब्लड का सर्कुलेशन था दैट वाज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मायोकार्डियम तक जो ब्लड सप्लाई था दैट वाज ऑक्सीजनेटेड, वाइल ये वाला जो ब्लड आ रहा है फ्रॉम द मायोकार्डियम इनटू द राइट एट्रियम एंड फर्दर बीइंग सेंट फॉर पल्मोनरी सर्कुलेशन वुड बी डीऑक्सीजनेटेड। ओके, सो आई होप आपको कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने बताई वो अच्छे से समझ आई होगी। तो बच्चों, नाउ वील बी टेकिंग अप द रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी। तो कार्डियक एक्टिविटी या फिर हार्ट की एक्टिविटी कैसे रेगुलेट होती है हमारी बॉडी में, वील ट्राई टू फिगर इट आउट। आपको पता है बच्चों, हमारा जो हार्ट है ह्यूमन बींग्स का दैट इज मायोजेनिक इन नेचर, है ना। तो मायोजेनिक हार्ट का क्या मतलब था बच्चों, याद कीजिए, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। दैट मीन्स हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर आपको देखने को मिलता है जो कि आपके हार्ट की नॉर्मल एक्टिविटीज को ऑटो रेगुलेट करता है। एंड दैट स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर क्या कहलाता था, इट वॉज कॉल्ड नोडल टिश्यू, राइट। तो जो नोडल टिश्यू है वो आपके नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को ऑटो रेगुलेट करता रहता है। बट आपको पता है आपके नर्वस सिस्टम का एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन जिसे हम बुलाते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये भी आपकी हार्ट की एक्टिविटी को एक तरह से उसके फंक्शनिंग को मॉडरेट कर सकता है। और वो कैसे पॉसिबल है, बिकॉज आपके हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वहाँ पर आपको एक कार्डियक सेंटर देखने को मिलता है। अब ये जो कार्डियक सेंटर है ना बच्चों, इसके आपको दो कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। एक कंपोनेंट हार्ट की एक्टिविटी को एक्सेलरेट करवा देता है, फास्ट करवा देता है, एंड दैट इज वाई वी कॉल इट कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर, ठीक है। और जो दूसरा कंपोनेंट है इसी कार्डियक सेंटर का, वो हार्ट की एक्टिविटी को धीरे कर देता है, स्लो डाउन कर देता है, वी कॉल इट कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर। अब ये जो दोनों सेंटर्स हैं वो आपकी हार्ट की मसल से कनेक्टेड होते हैं थ्रू नर्व्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर है वो आपकी हार्ट की मसल से सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू कनेक्टेड होता है, तो वी कॉल देम द सिंपैथेटिक कार्डियक नर्व्स, ठीक है। ओके, वाइल जो कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर है वो आपके हार्ट की मसल से कनेक्टेड होता है बाय अ पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो कि मेनली है आपकी द 10th क्रेनियल नर्व जिसे हम बुलाते हैं वेगस नर्व। तो ये जो है बच्चों वेगस नर्व, दिस इज योर क्रेनियल नर्व नंबर 10। रिमेंबर दिस थिंग, तो ये वेगस नर्व है। ओके, तो वेगस नर्व जो है वो यहाँ पर सिग्नल कहाँ से लेकर आएगी, फ्रॉम द कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर, फाइन। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू फिगर आउट कि कैसे ये कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर आपकी हार्ट की एक्टिविटी को एक्सेलरेट करता है, फास्ट कर देता है। ओके, सो आपको पता है बच्चों ये जो पर्टिकुलर सेंटर है ये आपके इन नर्व के थ्रू अपना नर्व इंपल्स सेंड करेगा, सिग्नल, है ना। तो यहाँ पर जो सिग्नल है फ्रॉम द कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर वो यहाँ पर ट्रैवल करेगा थ्रू दीज नर्व्स, और ये जो नर्व्स हैं इनकी एंडिंग आपके इन मसल्स पे हो रही है, यानी कि कार्डियक मसल पे हो रही है। तो यहाँ पर आपको एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन देखने को मिलेगा ना, जहाँ पर आपके नर्व फाइबर का एक्सॉन एंडिंग देखने को मिलेगा आपको, ओपनिंग एट दी कार्डियक मसल, ठीक है। तो जो भी नर्व इंपल्स यहां पर आ रही है वो एक्चुअली आपके एक्सॉन एंड बल्ब में प्रेजेंट वेसिकल्स जो कि फिल्ड होते हैं विद न्यूरोट्रांसमीटर, उनको आगे की तरफ प्रोपेल करेगी और वो जाके आपके एक्सॉन एंड बल्ब कि एंडिंग में जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाएंगे। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो यहाँ पर एट दिस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रिलीज कर दिया जाएगा। ये जो स्पेस खाली पड़ी है ना बिटवीन द एक्सॉन एंड योर कार्डियक मसल, दैट इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, द जंक्शन जिसपे कि आपके न्यूरॉन और मसल जो है वो कनेक्टेड हैं, फाइन। ओके, तो यहाँ पर जो कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर है उससे आने वाला नर्व इंपल्स किस टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है, तो यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा बच्चों दैट इज नॉर एड्रीनलिन। सो इट इज नॉर एड्रीनलिन, ठीक है। अब नॉर एड्रीनलिन क्या करता है, नॉर एड्रीनलिन आपके कार्डियक मसल को स्टिमुलेट करता है फॉर फास्टर कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका हार्ट रेट इंक्रीज कर जाएगा। अब अगर हार्ट रेट बढ़ गया बच्चों, आपको पता है हार्ट रेट पे क्या डिपेंड करता था, हमारा कार्डियक आउटपुट, बिकॉज कार्डियक आउटपुट का हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है, इट वाज स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय दी हार्ट रेट। तो अगर हार्ट रेट बढ़ गया
तो ऑब्वियस है कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कार्डियक आउटपुट विल ऑल्सो इंक्रीज। तो इस तरीके से जो कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर है वो आपके हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देता है। दैट मीन्स आपके हार्ट की एक्टिविटी को फास्टर कर देता है, उसको एक्सेलरेट कर देता है। देन अगर हम बात करें कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर की, तो कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर भी सेम ऐसे ही वर्क करने वाला है। ये भी अपना सिग्नल सेंड करेगा थ्रू द वेगस नर्व, जो कि हार्ट मसल पे जाके अगेन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगी ओवर हियर। बट दिस टाइम जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है बाय द वेगस नर्व या वेगल डिस्चार्ज के थ्रू, दैट इज गोइंग टू बी एसिटाइल कोलिन, राइट। तो यहां पर आपको याद रखना है जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा वुड बी एसिटाइल कोलिन, जो कि क्या करेगा, यहां पर आपके हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट को वापस से नॉर्मलाइज कर देगा। इसका मतलब यहां पर जो इंक्रीज हार्ट रेट आपको देखने को मिल रहा था वो वापस से डिक्रीज करके नॉर्मल वैल्यू पे आ जाएगा। और अगर हार्ट रेट डिक्रीज हुआ है इसका मतलब कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा। एंड दिस इज ऑल बीइंग कैरीड थ्रू द पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, राइट, जिसमें आपको यहाँ पर मेन रोल देखने को मिल रहा है ऑफ द वेगस नर्व। ओके, सो जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक स्टडी की हैं बच्चों, उनको हम वापस से समझ लेते हैं। सिंपैथेटिक नर्व्स जो कि अराइज कर रही हैं फ्रॉम दी कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर, वो इंक्रीज कर रही हैं हार्ट रेट को, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को भी। वेंट्रिकल्स जितनी स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे आप देखोगे वहाँ पर उतना ज़्यादा कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। एंड यहाँ पर इसीलिए कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है, बिकॉज हार्ट रेट और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं, राइट। तो इसलिए कार्डियक आउटपुट भी फाइनली इंक्रीज्ड। वाइल अगर हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स की, जो कि आती हैं फ्रॉम द कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर, ये डिक्रीज कर देती हैं आपके हार्ट रेट को, बिकॉज कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है यहाँ पर, एसिटाइल कोलिन, राइट। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ कंडक्शन जो है वो एक्चुअल पोटेंशियल की वो स्लो डाउन कर देती है, एंड इसीलिए आपका कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हैं। एंड साथ ही साथ एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन जो हैं दे ऑल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। ये आपको पहले भी मैंने बताया है, बिकॉज आपको पता है ना जो आपके कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर से आने वाली नर्व इम्पल्स है वो बेसिकली कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रही थी, इट वॉज नॉर एड्रीनलिन, जो कि एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन ही है। और वो क्या कर रहा है, इवेंचुअली वो आपके हार्ट रेट को और आपके कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज ही कर रहा है। तो इसका मतलब जो एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन्स हैं वो कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो बच्चों फाइनली वील बी टेकिंग अप द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर, दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो भाई हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, वी आर गोइंग टू बी स्टडीइंग इन दिस पर्टिकुलर हेडिंग। तो सबसे पहला जो आपका डिसऑर्डर है दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन अगर टर्म को ब्रेक करोगे तो तुम्हें इसका मीनिंग भी मिल जाएगा। हाइपर मीन्स हाई, टेंशन मीन्स प्रेशर। तो इसका मतलब एक इंडिविजुअल में अगर उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल वैल्यू से हायर आ रहा है ओवर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम अपॉन रेगुलर चेकिंग, तो द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, ठीक है। तो जब ब्लड प्रेशर की वैल्यू हायर देन नॉर्मल आती है, भाई एक हेल्दी नॉर्मल इंडिविजुअल में कितनी वैल्यू देखने को मिलती है आपको ब्लड प्रेशर की, सो जो नॉर्मल वैल्यू है वो तो आती है एज 120/80, राइट। तो 120 हमारा सिस्टोलिक प्रेशर है, द मैक्सिमम लिमिट, एंड 80 इज योर डायस्टोलिक प्रेशर, द लोअर लिमिट। तो भाई अगर इससे ज़्यादा भी आप देख सकते हो डेविएशन मिलेगा, बट येस अगर 140/90 या इससे ज़्यादा आपको ब्लड प्रेशर की वैल्यू देखने को मिलती है इवन अपॉन रिपीटेड चेक्स, इसका मतलब द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। एंड हाइपरटेंशन की अगर बात की जाए ना बच्चों, ये इटसेल्फ कोई डिजीज नहीं है, बट इट इज़ अ कॉज ऑफ सेवरल अदर डिजीजेस, राइट। सो रिमेंबर ये आपके हार्ट डिजीजेस को कॉज कर सकता है, एंड इट में इवन अफेक्ट दी फंक्शनिंग ऑफ दी वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि आपका ब्रेन एंड किडनीज। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डैमेजिंग डिजीज, राइट, और डिसऑर्डर रैदर। ओके, देन अगर हम बात करते हैं हमारे सेकेंड डिसऑर्डर की, विच इज गोइंग टू बी द कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है, जिसे हम शॉर्टली कैट बुलाते हैं या सिंपली CAD लिखते हैं। सो कोरोनरी आर्टरी डिजीज को हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी बुलाते हैं। सो एथेरोस्क्लेरोसिस इज अनदर नेम फॉर द कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और नाम ही बता रहा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब आपकी कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड यहाँ पर कोई डिजीज कंडीशन मिलेगी। क्या डिजीज कंडीशन होगी, तो पहली चीज़ तो ये याद करो कि कोरोनरी आर्टरी करती क्या है। कोरोनरी आर्टरी आपकी हार्ट की वो आर्टरीज हैं जो कि आपके हार्ट की मसल्स यानी कि आपके मायोकार्डियम लेयर को ब्लड सप्लाई करती हैं, रादर उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी सप्लाई करेंगी, ठीक है। तो ये वो डिजीज़ है जहाँ पर आपकी कोरोनरी आर्टरीज का जो लूमेन है ना बच्चों, वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है। और ऑब्स्ट्रक्शन कैसे आता है,
ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस जैसे कि फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम एंड फाइब्रस टिश्यू। तो द लूमेन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी नैरो होने लगेगा बिकॉज वहां पर अंदर की स्पेस में क्या होने वाला है, डेपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस विल टेक प्लेस। ठीक है, तो यहां पर ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू आपको ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा। तो क्या हो रहा है, देखो ये कोरोनरी आर्टरी है, अगर मैं इसको एनलार्ज करके दिखाऊं तो देखो इसका जो लूमेन था ना जिसके थ्रू ब्लड फ्लो कर रहा है वो नैरो हो गया है। क्यों हुआ है, बिकॉज यहां पर आपको ये कुछ सब्सटेंसेस ना ऐसे डिपॉजिट होते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो सब्सटेंसेस हैं इनमें आपको याद रखना है कौन कौन से सब्सटेंसेस डिपॉजिट हो सकते हैं। इट इज गोइंग टू बी फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म एथेरोस्क्लेरोटिक प्लक्स। सो दे आर गोइंग टू फॉर्म एथेरोस्क्लेरोटिक प्लक्स। ठीक है, तो अगर हमें क्रॉस सेक्शन में देखें ना कोरोनरी आर्टरी हमें कैसे देखने को मिलती है अंडर दी माइक्रोस्कोप, तो आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। देखो ये एक नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी है जिसका लूमेन आपको अनऑब्स्ट्रक्टेड नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ डिपॉजिटेड नहीं है ना, इसका मतलब ये एक नॉर्मल आर्टरी है। बट जब हम एक कोरोनरी आर्टरी को एक पर्सन का लेते हैं सेक्शन जहाँ पर कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो रखी है, वहाँ पर आप देखोगे कोरोनरी आर्टरी के लूमेन में ना आपको यहाँ पर ये एक एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक का डेपोजिशन देखने को मिलेगा, जो कि वही सब्सटेंसेस का डेपोजिशन है जो कि हमने डिस्कस किए थे, जिनमें क्या क्या आता था, फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम एंड फाइब्रस टिश्यू। तो ये सारी चीज़ें जब यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगी ना, तो आपको देखो ये जो लूमेन वाला स्पेस है वो कितना ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है। तो अगर लूमेन छोटा हो गया तो ब्लड फ्लो भी ऑब्स्ट्रक्टेड होगा, और ब्लड फ्लो अगर ऑब्स्ट्रक्टेड होगा तो इस कंडीशन को हम बुलाते हैं इस्कीमिया। तो सिंस कोरोनरी आर्टरी जो है वो किसको ब्लड सप्लाई कर रही थी, टू द कार्डियक मसल्स ऑफ द मायोकार्डियम ना, तो इस कंडीशन को हम बुलाते हैं मायोकार्डियल इस्कीमिया। ये जो वर्ड इस्कीमिया है ना, ये बताता है ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्लड फ्लो या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड फ्लो को। ठीक है, तो जो ऑब्स्ट्रक्शन है ब्लड फ्लो का वो क्या इंश्योर कर रहा है कि मायोकार्डियम तक ब्लड जो है वो पूरी तरह से सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन के साथ हो रहा है। इसका मतलब ब्लड में ऑक्सीजन भी जा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेके जाती है ना कोरोनरी आर्टरीज टू बी सप्लाई टू द मायोकार्डियम। तो इसका मतलब अगर ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्टेड है तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी इनसफिशिएंट होगी, और ये जो इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है that is going to create another disorder जिसको कि हम बुलाते हैं angina, which is going to be the third disorder. तो next disorder would be angina. angina जिसे हम angina pectoris भी बुलाते हैं। तो भाई जब आपके हार्ट की मसल्स मायोकार्डियम को insufficient ऑक्सीजन सप्लाई होती है ड्यू टू मायोकार्डियल इस्कीमिया, उस टाइम पर आपको एक्यूट चेस्ट पेन देखने को मिलता है। क्यों हुआ ये, insufficient ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट मसल्स की वजह से। तो मायोकार्डियल इस्कीमिया बेसिकली गिव राइज टू दिस एक्यूट चेस्ट पेन विच वी कॉल एज द एंजाइना और द एंजाइना पेक्टोरस, राइट। और ये आपको मोर कॉमनली देखने को मिलेगा इन केस ऑफ द मिडिल एज्ड एंड द एल्डरली पीपल। तो मिडिल एज्ड एंड एल्डरली पीपल में आपको ये देखने को मिलता ही मिलता है, और इसका कारण क्या है मैंने आपको बताया है, दैट इज इट इज कंडीशंस जो कि अराइज कर रही हैं ऑब्स्ट्रक्शन को फॉर द ब्लड फ्लो। तो इसका मतलब अगर ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड फ्लो होगा दैट मीन्स एंजाइना पेक्टोरस वुड बी द रिजल्टेंट सिम्टम जो कि आपको देखने को मिलेगा। फाइन, अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट डिसऑर्डर विच इज गोइंग टू बी कॉल्ड द हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर क्या है बच्चों, हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं है कि हार्ट ने काम करना ही बंद कर दिया। बेसिकली हम जानते हैं हार्ट जो है वो एक पंपिंग ऑर्गन है, मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन, इजंट इट, यही हम बुलाते आए हैं। तो जब हार्ट एज अ पंप करने में पंपिंग में फेल कर जाता है, तो इट हैज़ एक्टेड इट इज़ बेसिकली फेल्ड एज अ पंप। अगर ये पंप करने में ही अपना पूरा जो कैपेबिलिटी है वो नहीं दिखा पा रहा है, इसका मतलब वो हार्ट फेलियर की कंडीशन को शो कर रहा है। तो बेसिकली आपका जो हार्ट है ना, इट हैज़ फेल्ड एज अ पंप। तो यहाँ पर हार्ट की जो एबिलिटी थी टू पंप द ब्लड, it is not sufficient enough to meet the needs of the body. तो inability of the heart to pump blood effectively to meet the needs of the body would be called heart failure. ठीक है, ओके। एंड इसको हम लोग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बुलाते हैं, बिकॉज इस हार्ट फेलियर का जो मेन सिम्टम होता है दैट इज द कंजेस्शन ऑफ द लंग्स। तो लंग्स जो है ना वो कंजेस्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको इसका सिम्टम दिखाई देता है, एंड दैट इज वाई वी इवन कॉल दिस एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर।
आई होप हार्ट फेलियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज क्लियर। देन वी मूव ऑन टू द कार्डियक अरेस्ट। अब कार्डियक अरेस्ट मतलब आपका हार्ट जो है वो अरेस्टेड कंडीशन में आ गया, मतलब पंप करना ही बंद कर दिया, रुक गया। इसका मतलब यहाँ पर योर हार्ट हैज स्टॉप्ड बीटिंग ऑल टुगेदर एंड दिस कंडीशन इज कार्डियक अरेस्ट। सो आई होप डिफरेंस समझ में आया होगा हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट में। हार्ट फेलियर में योर हार्ट हैज फेल्ड एज अ पंप टू इफेक्टिवली सप्लाई ब्लड टू द बॉडी पार्ट्स, बट कार्डियक अरेस्ट में योर ब्लड हैज ऑल टुगेदर स्टॉप्ड बीटिंग। ठीक है, इस बात को समझना है। एंड देन लास्टली वी हैव हार्ट अटैक, जो कि बड़ा कॉमन सा आपने टर्म सुना हुआ है, जिसको कि हम साइंटिफिक या फिर मेडिकल टर्म्स में बुलाते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन जब भी वर्ड आता है ना बच्चों, वो रिप्रेजेंट करता है टिश्यू डेथ को। ठीक है, तो टिश्यू डेथ भाई कब हो सकती है? जब आपके हार्ट की जो मसल्स हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई ही रोक दी जाए, है ना। तो भाई मायोकार्डियल इन्फाक्शन क्या बता रहा है? इट इज़ शोइंग कि आपकी जो मायोकार्डियम है, यानी कि कार्डियक मसल की जो लेयर है ऑफ द हार्ट, वहाँ पर आपकी टिश्यू की डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई। तो इस्कीमिया की जो कंडीशन थी ना, ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड फ्लो, उसकी वजह से ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट सप्लाई हो रही थी, और अगर वो सप्लाई भी रुक गई ड्यू टू ब्लॉकेज, तो क्या होगा? ऑब्वियसली द टिश्यू डेथ विल अकर, है ना। तो दैट टाइम वी विल से हार्ट अटैक हैज़ अकर्ड। ओके, सो यहाँ पर आपकी जो कार्डियक मसल्स है ना वो डैमेज होने वाली हैं ड्यू टू इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई। सो रिमेंबर दिस इज द कंडीशन विच वी रेफर टू एज दी हार्ट अटैक। सो दीज वर ऑल द डिसऑर्डर्स विच वी वर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप ये सारे डिसऑर्डर्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो बच्चों, इसी के साथ फिनिश होता है हमारा चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। आई होप इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन यू डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, और तब तक के लिए जैसा कि आप सभी जानते हो, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।